हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने कल डिविडेंड का केस हमने डिस्कस किया था, उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस किया था। अभी हमारा जो एक टॉपिक डिविडेंड में रहता है दैट इज डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। और अगर आपको याद हो तो हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में 5 क्लॉज हमें पढ़ने हैं। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी और क्लॉज ई। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 222 क्लॉज ए। बहुत ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट केस है। डिविडेंड्स इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits। ये काट देना, ये काट देना, मिसप्रिंट है। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। पता है, ये बात ना मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको ना मतलब समझाऊंगा इसका। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये कैपिटलाइज्ड और नॉट क्या होता है बेटा, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करोगे आप लोग। चलो, मतलब पहले हम समझ लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। पहले इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, फिर हमारा केस आगे शुरू होता है। देखो, अच्छा, अज्यूम करते हैं, एग्जांपल लिखो। एक कंपनी है ए लिमिटेड। आपको ना ए लिमिटेड एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। आपको कंपनी की बेटा क्या दे रखी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 लाख की। और रिजर्व्स एंड सरप्लस बचे स्टैंड कर रहे हैं 1,50,000 के। ठीक है, तो मुझे बताओ, करंटली अगर हम बात करें, करंटली हमारी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने के हैं, 1,50,000 के। बताओ क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो हमारी कंपनी के पास करंटली 1,50,000 रुपीज के क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। थोड़ा सा ना आप याद करोगे, जरा आप सुनना, देखना। इसी एग्जांपल में एक और सिचुएशन अज्यूम करते हैं। कंपनी डिक्लेयर्स बोनस इन रेशो ऑफ 1:5। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया 1:5 के रेशो में। ठीक है, क्या डिक्लेयर किया है कंपनी ने बच्चे, बोनस डिक्लेयर किया है 1:5 के रेशो में। जरा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकाल के बताओगे मेरे को, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैसे करोगे बताओ। जिसके पास 5 शेयर हैं उसे मिलेगा 1 बोनस शेयर। तो जिसके पास 10,000 शेयर हैं उसे मिलेंगे 1/5 इंटू 10,000, 2,000 बोनस शेयर्स। तो कंपनी मुझे बताओ क्या इश्यू कर रही है, 2,000 बोनस शेयर्स, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। बात समझ आई। चलो, कॉपी करो पहले से, फिर आगे शुरू करते हैं।
अच्छा, अब आप मुझे एक एंट्री बताओगे बोनस की। एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। आपने चैप्टर किया हुआ है अकाउंट्स में, बोनस इशू। उसमें हमने एंट्रीज बनाई हुई हैं बोनस शेयर्स इशू करने की। पता है, कंपनी जो बोनस इशू करती है ना, वो अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करके ही बोनस इशू करती है। तो ये जो कंपनी के पास 1,50,000 का रिजर्व और सरप्लस है ना, इसमें से ही बोनस क्या होगा, इशू होगा। बोनस शेयर्स क्या करे जाएंगे, इशू। यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस को ही आप यूटिलाइज करोगे फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो मैं अगर इसकी एंट्री बनाऊंगा ना, तो मैं एंट्री बनाऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स का बोनस है, 2,000 शेयर्स का बोनस है, फेस वैल्यू 10। तो 20,000 रुपीस का बेटा क्या आ गया, बोनस आ गया। ठीक है, कॉपी करो पहले से, फिर आगे चलते हैं। 20,000 रुपीस का कंपनी ने क्या दिया, बोनस। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। चलें बेटा, आगे चले। अब सुनो, अब मुझे ना ये बताना, बोनस शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट पे बचे क्या फर्क पड़ेगा। देखना, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा बोनस शेयर्स इशू करने के बाद। यह है बैलेंस शीट आफ्टर बोनस। यह बैलेंस शीट है आफ्टर बोनस। अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी। 1,00,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। 20,000 के शेयर इशू करे एज बोनस, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अब 1,20,000 हो गई। कितने शेयर्स, 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। बात समझ आई। ठीक है, इंक्लूडिंग बोनस। ठीक है, इसमें बोनस इंक्लूडेड है बेटा, इंक्लूडिंग बोनस। अच्छा, इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। मुझे बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर बैलेंस शीट में कितने का था, 1,50,000 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था। उसमें से आपने 20,000 रुपीज यूटिलाइज कर लिया फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो रिजर्व एंड सरप्लस घट के हो गया 1,30,000। समझ आ गई बेटे बात सबको। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो बेटा यहां पर ना अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनना। पता है अब हुआ क्या है, हमारे पास रिजर्व और सरप्लस 1,50,000 रुपए का था। हमने क्या करा, 1,50,000 में से 20,000 के प्रॉफिट्स कैपिटलाइज कर दिए। एक बार बताओ भाई, आपने क्या करा, यहां पर देखो, देखो बेटा, आपने क्या करा, आपने 1,50,000 में से 20,000 का रिजर्व एंड सरप्लस आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जिससे रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बचे कम हो गया और इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। तो हमने
बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दिया, कैपिटलाइज। क्या मतलब हुआ रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज करना? हमने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस में से उठाया और ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो मुझे बताओ इससे हुआ क्या? देखो, इससे पहले बताओ बेटा मुझे हुआ क्या है? इससे हुआ क्या? रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस गिर गया 20,000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया 20,000 से। इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। बात समझ आई सबको? तो बोनस इशू की वजह से बचे होता क्या है, प्रॉफिट्स हमारे कैपिटलाइज हो जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल में। दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने बचे, तो आप कहोगे सर हमारे प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने बचे? 1,30,000 हमारे बेटा क्या बचे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, पता है ये कौन से प्रॉफिट्स हैं, कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं? विच आर नॉट कैपिटलाइज्ड, जो हमने कैपिटलाइज नहीं करे हैं, ये तो वो हैं। अब मैं पूछूं आपने कितने के प्रॉफिट्स बचे कैपिटलाइज कर दिए, तो आप कहोगे 20,000 के प्रॉफिट्स हमने बताओ क्या कर दिए, कैपिटलाइज्ड, आर कैपिटलाइज्ड। क्लियर हुआ सबको? तो मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने डीम्ड डिविडेंड के केस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में उन्होंने कहा है वेदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, मतलब कैपिटलाइज्ड हो या ना हो, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको कंसिडर करने हैं। तो बताओगे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए? 1,50,000 के, जिसमें से 1,30,000 नॉट कैपिटलाइज्ड है और 20,000 आपके कैपिटलाइज्ड है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ठीक है बेटा, अभी सेक्शन हमने शुरू नहीं करा है, अभी तो मैंने आपको सिंपल एक मतलब बताया है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। क्योंकि ना ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है जो पांचों क्लॉजेज में कांस्टेंट रहेगा, तो हमें यह समझना पहले जरूरी है। चलो कॉपी करो, फिर मैं आगे चलता हूं सेक्शन 222 क्लॉज ए पे। कॉपी कर लो। चलो कर लिया सबने कॉपी, आ जाओ। अब हम शुरू कर रहे हैं आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए। क्या कहता है देखना जरा, क्या कहता है ये सेक्शन, सुनो ध्यान से सुनना। बनाओ जरा फिर से ए लिमिटेड की बैलेंस शीट, आगे ही कंटिन्यू होगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आगे ही कंटिन्यू होगा। मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई थी? 1,20,000 हो गई थी, 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। अच्छा, और रिजर्व एंड सरप्लस घट के कितना रह गया था? 1,30,000 का। ठीक है, याद रखना दिस 1,20,000 इंक्लूड्स कैपिटलाइज्ड profits, includes capitalized profits to the
extent of ₹20,000. So this 1,20,000 includes capitalized profits to the extent of 20,000. चलो अब देखते हैं यहां पर, पता है अब क्या, सुनो एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास ना बैलेंस शीट की असेट साइड पे कुछ असेट्स पड़े हुए थे 3 लाख के। हमारे पास बैलेंस शीट की असेट साइड पे कुछ असेट्स पड़े हुए थे बेटा 3 लाख के। अब सुनो, पता है ध्यान से सुना, अब ना ये कंपनी है ए लिमिटेड और ये कंपनी का शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर्स हैं। तो एक तरफ कंपनी आ गई, एक तरफ शेयर होल्डर्स आ गए। सुनो, अब पता है कंपनियां क्या करती थी, कंपनियों को अच्छी तरह पता है, सुनो कंपनियों को अच्छी तरह पता है, अगर हमने शेयर होल्डर्स को, अगर हमने शेयर होल्डर्स को, देखो अगर हमने शेयर होल्डर्स को कैश दिया डिविडेंड बोल के, अगर हमने शेयर होल्डर्स को कैश दिया डिविडेंड बोल के, तो उन्हें पता है कि हमें हमें इस डिविडेंड पे क्या देना पड़ जाएगा। हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% के हिसाब से हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कंपनियां अब एक रास्ता ढूंढ रही हैं कि डिविडेंड भी मिल जाए शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड भी मिल जाए शेयर होल्डर्स को और हमारे हाथ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी ना पड़े। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, डिविडेंड भी हम दे दें शेयर होल्डर्स को और उस डिविडेंड पे हमें टैक्स भी ना देना पड़े। तो अब उन्होंने इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा। क्या उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैश नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, उन्होंने शेयर होल्डर्स को असेट्स का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो असेट्स है ना, ये उन्होंने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स। ये असेट्स उन्होंने शेयर होल्डर्स के बीच में बताओ क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट। तो अब सुनो, एक तरह से देखो तो कंपनी का काम हो गया। कंपनी ने कहा गवर्नमेंट से, हमने कोई डिविडेंड थोड़ी ना दिया है, क्योंकि डिविडेंड तो किस फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में। हमने तो शेयर होल्डर को क्या दिए हैं, असेट्स दिए हैं। तो पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आप शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो ऑल्दो वो डिविडेंड नहीं है, क्योंकि डिविडेंड होता है कैश में, आपने तो दिए हैं असेट, वो डिविडेंड नहीं है, लेकिन हम उसे डिविडेंड मान लेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स को बचे डिविडेंड मान लिया गया। ऑल्दो ये डिविडेंड था नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि कंपनी ये क्यों कर रही है, इन ऑर्डर टू इवेड टैक्स। तो इसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ए। बात समझ आई सबको? अब अगली बात, अभी ध्यान से सुनना। अब मेन बात है कितने रुपए, कितनी अमाउंट को डीम डिविडेंड माना जाएगा। ये तो आपको पता चल गया कि अगर हमने कैश की जगह शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसे डिविडेंड माना जाएगा 222 क्लॉज ए में। कितना, अमाउंट क्या होगी, सुना। तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा जिस दिन आपने ये असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं ना,
उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस दिन आपने ये असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसे डिविडेंड माना जाएगा। अब हुआ क्या, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी इन असेट की 1,80,000 रुपए। तो उन्होंने कहा, सुनो, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, हम, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, हम 1,80,000 को, मतलब असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू को, कौन सी डेट की फेयर मार्केट वैल्यू, ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की फेयर मार्केट वैल्यू को हम डिविडेंड मान के चलेंगे। बात समझ आई? अब पता है कंपनी ने क्या कहा, बात सुनना, लॉजिकल बात कही कंपनी ने। कंपनी ने कहा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने कहा आप पूरे 1,80,000 को डिविडेंड मान ही नहीं सकते। आप डिविडेंड मानो लेकिन 1,80 को नहीं मान सकते आप। गवर्नमेंट ने कहा क्यों? कंपनी ने क्या कहा, बात सुनना, कंपनी का व्यू पॉइंट समझो। कंपनी ने कहा कि हमें एक बात बताओ, डिविडेंड जो पे होता है वो पे होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड जो पे होता है वो पे होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और हमारे पास प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उसी पॉइंट का यूज आ गया, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो मुझे बताओ कितने हैं कंपनी के पास प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट? 1,50,000 के प्रॉफिट्स हैं कंपनी के पास, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो आप डिविडेंड, सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी कह रही है डिविडेंड किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट्स में से। हमारे पास प्रॉफिट्स 1,50 के हैं, तो एक बात बताओ, लॉजिकल बात, 1,50 में से जब प्रॉफिट्स ही 1,50 के हैं तो आप डिविडेंड 1,80 को कैसे मान सकते हो? भाई हम 1,50 के प्रॉफिट में से 1,80 का डिविडेंड हम कैसे दे सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम आप कितने रुपए को आप डीम डिविडेंड मान सकते हो? 1,50,000 को। तो याद रखना, 1,80,000 को डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बल्कि कितने रुपए को डीम डिविडेंड माना जाएगा? 1,50,000 को। दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits whether capitalized or not। ठीक है, अच्छा, व्हाट एग्जांपल, एक छोटा सा, अगर व्हाट इफ मेरे पास प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट 2 लाख के होते, तो ठीक है, 2 लाख के प्रॉफिट में से क्या 1,80 का डिविडेंड पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में डीम डिविडेंड कितने को माना जाता? 1,80 को माना जाता। यानी मुझे ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए में जो अब समरी क्लियर हुई है वो क्या है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ए। कितना? जो भी उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। भाई डिविडेंड किसी भी हालत में, मुझे एक बार बताओ, ये लिखना बात, मुझे एक बार बताओ, डिविडेंड किसी भी हालत में एक्सीड नहीं कर सकता किसको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। डिविडेंड किसी भी हालत में आपके प्रॉफिट्स को तो एक्सीड कर ही नहीं सकता ना। तो अगर आपको डिविडेंड मानना भी है
तो पूरे 1,80,000 को तो आप मान सकते ही नहीं भाई। जब 1.5 लाख का प्रॉफिट है तो डिविडेंड 1,80 कैसे हो सकता है? मैक्सिमम कितना होगा? 1.5 लाख रुपए का। और इस 1.5 लाख पे कंपनी को बताओ क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% के हिसाब से बेटा देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपका सेक्शन 222 क्लॉज ए बहुत आराम से किया है हमने, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। चलो कॉपी करो, फिर 222 क्लॉज बी पे आते हैं। कॉपी करो सब, 222 क्लॉज बी देखते हैं फिर। हो गया सबका? चलो बेटा अब आ जाओ, सेक्शन 222 क्लॉज बी क्या कहता है? देखो 222 क्लॉज बी कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी of debentures or deposit certificates। अच्छा, any distribution to its preference shareholders by way of bonus, फिर से वही बात, to the extent of accumulated profits of the company whether capitalized or not। चलो आ जाओ मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है। लिखो बेटा 222 क्लॉज बी, सेक्शन 222 क्लॉज बी। सुनो क्या कहता है, बहुत सिंपल है, खास दिक्कत नहीं आएगी। इस सेक्शन को ना हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्या देना था? डिविडेंड। लेकिन कंपनी को पता है अगर हमने डिविडेंड कैश में दिया तो हमें डिविडेंड पे डीडीटी देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा, अब कंपनी ने दूसरा रास्ता क्या खोजा? कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, हम शेयर होल्डर्स को ना डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड की जगह हम उन्हें क्या दे देते हैं? डिबेंचर्स। डिविडेंड के बदले हम उनको क्या इश्यू कर देते हैं? डिबेंचर्स इश्यू कर देते हैं। मतलब हम अपनी बुक्स में यह शो करेंगे कि डिविडेंड का पैसा एज अ लोन हमें शेयर होल्डर को रीपे करना है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी शेयर होल्डर को क्या देना चाहती है? डिविडेंड। कैश में तो दे नहीं सकती, तो कंपनी ने रास्ता क्या खोजा? कंपनी ने शेयर होल्डर को इश्यू कर दिए डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। यानी पता है कंपनी क्या शो कर रही है अपनी बैलेंस शीट में? सुनो, कंपनी अपनी बैलेंस शीट में क्या शो कर रही है कि हमने शेयर होल्डर्स को क्या इश्यू करे हैं बेटा? डिबेंचर्स इश्यू करे हैं, ठीक है। अच्छा, कल को इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होगा तो कंपनी शेयर होल्डर को कैश देगी, लेकिन उस कैश को डिविडेंड नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि वो तो कंपनी क्या कहेगी, हमने डिबेंचर्स का क्या किया है? रीपेमेंट। बात समझो, सुनो मेरी बात समझो। एग्जांपल लो, शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 5 लाख रुपए का बनता है। कितना लेने वाला बनता है? 5 लाख का। लेकिन कंपनी 5 लाख कैश में तो दे नहीं सकती, क्योंकि कंपनी को पता है डीडीटी देना पड़ जाएगा। तो कंपनी ने क्या करा? शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया, बदले में क्या इश्यू कर दिए? डिबेंचर्स। मतलब ये 5 लाख, ये 5 लाख अब
कंपनी की बुक्स में स्टैंड करेगा एज अ लोन, जिसकी कंपनी कल को क्या कर देगी, रीपेमेंट। इस लोन की, मुझे बताओ, इस लोन की कंपनी कल को क्या कर देगी, रीपेमेंट। अब जब गवर्नमेंट आएगी कंपनी के पास ये कहने कि आपने डिविडेंड दिया है, तो कंपनी तो क्या कह देगी, कंपनी कहेगी हमने डिविडेंड थोड़ी ना दिया है, हमने तो डिबेंचर्स का क्या किया है, रीपेमेंट किया है, डिबेंचर्स रिडीम करे हैं, डिविडेंड कहां दिया है हमने। तो ये एक और तरीका सोचा कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की लायबिलिटी से बचने का। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। डिविडेंड के बजाय शेयर होल्डर्स को क्या दे दिए, डिबेंचर्स। तो जो पैसा डिविडेंड के फॉर्म में देना था वो पैसा कंपनी की बुक्स में अब स्टैंड कर रहा है एज अ लोन, जिसकी कल को कंपनी क्या कर देगी, रीपेमेंट। और अगर गवर्नमेंट आएगी हमारे पास तो हम बोल देंगे हमने कोई डिविडेंड थोड़ी ना दिया है, हमने तो लोन की रीपेमेंट करी है। बात क्लियर हुई। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू करे या आपने शेयर होल्डर्स को डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू करे तो इसे भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222 क्लॉज बी। लेकिन फिर से वही बात है, पूरे अमाउंट को डीम डिविडेंड माना नहीं जा सकता, सिर्फ कितने को माना जा सकता है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। बात समझ आई सबको? कॉपी करो, इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको दूसरा केस कराता हूं। इसी सेक्शन 222 क्लॉज बी का ही पार्ट है। अब क्लॉज बी क्या कहता है ये देखो। क्लॉज बी कहता है कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अब सुनो, कंपनी, आपको अच्छी तरह पता है कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अब कंपनी को पता है अगर हमने डिविडेंड दिया कैश में तो गवर्नमेंट आ जाएगी डीडीटी मांगने। तो कंपनी ने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, इंस्टेड इंस्टेड कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए बोनस शेयर्स। अब आप सोचोगे कि सर ये बोनस शेयर्स तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बात याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाए ना तो बेटा वो बड़ी बात नहीं होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाता है, लेकिन याद रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी भी बोनस नहीं दिया जाता है। तो अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रही है तो मतलब कोई ना कोई झोल झाल है। तभी मैंने यहां पर किसको लिया है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं लिया है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करे जाते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। किसको नहीं करे जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू नहीं करे जाते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर करे जा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कंपनी ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दिया तो हम बोनस को क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे अंडर सेक्शन 222 क्लॉज बी, बट टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits whether capitalized और नॉट। तो एक बात नोटिस करना, ए वाले पॉइंट में सिर्फ शेयर होल्डर था और बी वाले पॉइंट में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो ऊपर वाले पॉइंट में तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेटा दोनों आ गए, लेकिन यहां पर सिर्फ कौन आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एक नोट डाल के बच्चे लिखना जरा,
एक नोट डाल के लिखना, नोट लिखो, इफ बोनस शेयर्स, if bonus shares are issued to इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो मेरे को बताओ बोनस शेयर्स किसको इश्यू करें? इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड, then it will not be considered as deemed डिविडेंड, तो उसे डीम डिविडेंड माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी। क्योंकि ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बोनस इशू करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो इशू होते ही रहते हैं। हां, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर इशू हो रहे हैं तो बड़ी बात है, मतलब कोई ना कोई झोल झाल है। और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करे तो उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा 222 क्लॉज बी में, और कंपनी को क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पक्का बताओ बच्चे, क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो कॉपी कर लो, फिर मैं आपको अगला कराता हूं। तो मेरे को एक बार समरी कर दो इस सेक्शन की, क्या कह रहा है ये सेक्शन? अच्छा, ये सेक्शन कह रहा है अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बीट इक्विटी बीट प्रेफरेंस डिबेंचर्स इश्यू करे या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इश्यू करे तो उसे डीम डिविडेंड माना जाएगा 222 क्लॉज बी में टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा, अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इश्यू करती है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता नहीं है, तो अगर हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई झोलझाल है, तो उसे डीम डिविडेंड माना जाएगा 222 क्लॉज बी में टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा सेक्शन, दोनों क्लॉज हमारे क्लियर हो रहे हैं सबको? ठीक है, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। चलो आओ जरा अब करते हैं अगला। अभी ना मैं 222 क्लॉज सी नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल कराऊंगा। 222 सी छोड़ना, आज एक और करेंगे 222 डी, सिंपल सा है, देखना। और रीडिंग मारो क्या कहता है? डिविडेंड इंक्लूड्स any distribution to its shareholders by a company on reduction of its capital to the extent to which company possesses accumulated profits whether capitalized or not। आ जाओ, क्लॉज 222 क्लॉज डी, 222 क्लॉज डी। देखो अब पता है होता क्या है, वैसे अगर आपको याद आए तो मैंने कंपनीज एक्ट में आपको बच्चे रिडक्शन ऑफ कैपिटल का केस हमने डिस्कस किया है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का केस हमने क्या किया है? डिस्कस किया है। अब क्या कहता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का केस, वो देखना। एक बैलेंस शीट बनाओ, सिंपल से बात करूंगा। अज्यूम करो आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड पे पीएल का डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है 50,000 का, और इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 लाख। ठीक है, पता है अब होता क्या है? सुनो, होता क्या है, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा इस कंपनी की बैलेंस शीट, क्या इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से मुझे फायदा होगा या नहीं। तो मैंने इस कंपनी की जब बैलेंस शीट में ना
मैंने पीएल का डेबिट बैलेंस देखा तो मैंने कहा यार ये कंपनी तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। भाई इस कंपनी को तो क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करके क्या फायदा। बात समझ आई? तो पता है क्या, अब सुनो, तो कंपनी अब पता है क्या करना चाहती है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट से ना इन लॉसेस को एलिमिनेट करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि हम सारे लॉसेस जितने भी हमने अभी तक इंकर करे हैं, सब लॉसेस को हम अपनी बैलेंस शीट से क्या कर दे, एलिमिनेट, खत्म कर दे। कैसे खत्म करेगी? कंपनी क्या करती है, ये जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल है इसका कर देती है रिडक्शन। कैपिटल को क्या कर देती है, रिड्यूस। अब पता है कैपिटल रिड्यूस करने से होता क्या है, सुनो, कैपिटल रिड्यूस, एक बात समझो, कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी कंपनी कम कर रही है, लायबिलिटी कम करेगी मतलब प्रॉफिट्स, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख की कैपिटल को 50,000 से रिड्यूस कर देगी, 1 लाख की कैपिटल को 50,000 से रिड्यूस कर देगी। अच्छा, कैपिटल रिड्यूस हो गई मतलब कंपनी ने प्रॉफिट्स जनरेट कर लिए। कंपनी क्या करेगी बताओ बेटा, प्रॉफिट्स जनरेट करेगी। कैसे? बाय रिड्यूसिंग इट्स कैपिटल। कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करके प्रॉफिट्स क्या करेगी, जनरेट 50,000 के, और इन 50,000 के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट 50,000 के लॉसेस को क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ। इससे क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट से लॉसेस एलिमिनेट हो जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल गिर के रह जाएगी 50,000 की। बात समझ आई? बाकी ये चैप्टर ना डिटेल में आप लोग इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वहां पर आप पढ़ोगे। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब सुनो, अब सुनो, अब कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियों ने ना इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाले कंसेप्ट को ना डीडीटी बचाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब इमेजिन करो, एक और कंपनी है, एक और कंपनी है, ठीक है, इसकी बैलेंस शीट में कोई भी लॉसेस स्टैंड नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड इसकी बैलेंस शीट में तो रिजर्व एंड सरप्लस स्टैंड कर रहा है, प्रॉफिट स्टैंड कर रहे हैं 1,30,000 के, और इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख की। ध्यान से सुनना, जो काम की बात है, बस सुनो काम की बात। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी लॉसेस इंकर करती है और वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल करती है, तो नॉर्मल बात है ना भाई, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए आपको कैपिटल का रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करो कोई ऐसी कंपनी जो लॉसेस अर्न नहीं करती है, प्रॉफिट्स कमाती है, उसके लिए कैपिटल का रिडक्शन करना मतलब कोई झोलझाल है। तो अब ये बताओ, ये कंपनी बी लिमिटेड लॉसेस इंकर नहीं कर रही, प्रॉफिट्स इंकर कर रही है, और वो अपनी कैपिटल को क्या करना चाहती है बेटा, रिड्यूस करना चाहती है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल वो करना चाहती है। अब पता है उन्होंने क्या किया, सुनो, कैपिटल कैसे रिड्यूस करी, समझना बात। 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, 50,000 रुपए से इस कैपिटल को कर दिया रिड्यूस। कितने से रिड्यूस किया, 50,000 रुपए से कैपिटल को कर दिया रिड्यूस। कैसे? बाय पेइंग कैश। उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश दे दिया, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, बाय पेइंग कैश ₹50,000। बात समझ आई बेटा? अच्छा अब सुनो,
अब जब गवर्नमेंट उनके पास आई पूछने कि भाई एक बार बताओ, तुमने ये कैश दिया इक्विटी शेयर होल्डर को 50,000 रुपए का, लाओ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकालो। तो कंपनी क्या कह रही है, भाई हमने डिविडेंड कहां दिया है, हमने तो कैपिटल को रिड्यूस किया है, हमने तो 50,000 से कैपिटल को रिड्यूस किया है और एक्सेस अमाउंट हमने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर दिया, पे। गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी भाई आप अगर लॉसेस इंकर करते और आप कैपिटल को रिड्यूस करते वो बात तो समझ आती, लेकिन आप तो प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हुए आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल की क्या जरूरत है। मतलब बेटा कोई झोल झाल है। तो इस कैश को उन्होंने फिर से बताओ क्या माना, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज डी। बट वही बात है, टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits whether capitalized or not। To the extent of accumulated profits whether capitalized or not। बात समझ आई? तो पता है एक बात समझो, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है अगर आप लॉसेस इंकर कर रहे हो और आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल करते हो तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट्स कमाते हुए कैपिटल को रिड्यूस करना मतलब समझो कोई झोलझाल है, आपका इंटेंशन टैक्स को इवेड करने का है। तो हम इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल को हम क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज डी। बट मैक्सिमम कहां तक मान सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो ये बेटा आपका सेक्शन 222 क्लॉज डी। बाकी दो क्लॉजेज रहते हैं वो कल करेंगे, कॉपी कर लो। ठीक है बेटे, चलो बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।